Hello everyone, I am Ankit Sharma and welcome back to our channel Commerce Shining Star। तो दोस्तों, आपको जैसे पता है हमारी छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियोस आ रही है एजुकेशन के ऊपर, जो कि है पोस्ट इंडिपेंडेंट के आगे जो कमेटियाँ थी। आज हम अगली कमेटी की जो बात करेंगे उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं आज का दिन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम कारगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले थोड़ा सा बताऊंगा। देखिए, मेरा प्लान था कि आपको पहले पढ़ाया जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हमारे देश की बात है, काफ़ी अच्छी चीज़ है, हमारे देश के लिए काफ़ी प्राउड वाली चीज़ है, तो पहले आपको थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक है उस पर शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे कारगिल विजय दिवस क्यों होता है, कैसे मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे का रीज़न। ये बताने के बाद फिर हम अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि देखिए हमें सीखना है, हमें ये भी सीखने को मिल रहा है, वो भी सीखने को मिल रहा है। आप में से काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता होगा और जिनको नहीं पता होगा उनको आज पता चल जाएगा, तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी देशभक्ति की जब भी बात आती है तो आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको सारी नॉलेज उसके बारे में कहीं से भी मिले सीखनी चाहिए। तो देखिए, कारगिल विजय दिवस की बात करेंगे। आपको जैसा कि पता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। 26 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1999 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वॉर हुई थी, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, कारगिल वॉर जो है वो हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। कब हुआ था? देखिए 1999 मई और जुलाई के बीच में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कारगिल एक डिस्ट्रिक्ट आती है कश्मीर में, वहाँ पे हुआ था। हुआ क्या था एक्चुअल में, इसके पीछे का कोज क्या था, क्या रीज़न थे, वो अभी हम आगे देखेंगे। इसको हमारे इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्होंने नाम क्या दिया था, इसको हमने नाम दिया था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय इसका नाम था, जिससे हमारा मेन मोटिव था कि कारगिल पे जो युद्ध होने वाला है उस युद्ध को जीतना है। तो ये उस वक्त हुआ था, लड़ाई हुई थी इंडिया पाकिस्तान की आर्मी के बीच में, तो उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, इसीलिए इस दिवस को हम मनाते हैं। आगे देखिए, आज के दिन ही हमने इस पर एक तरह से विजय प्राप्त की थी। क्या रीज़न रहे इसके पीछे? रीज़न सिंपल से थे। देखिए, इंडिया पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे रिश्ते रहे थे, काफ़ी अच्छे रिश्ते रहते हैं। आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान थोड़ा अच्छे रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान क्या करता है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर देता है जिससे वो रिलेशन ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही उस वक्त भी 1999 में भी पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे उन्होंने LOC को क्रॉस करके एक तरह से हमला किया था इंडियन सोल्जर्स पे, ताकि कहीं ना कहीं हम कारगिल को अपने कब्जे में ले लें। वो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो थोड़ी ऊंचाई पे थे और हमारे जो सोल्जर्स थोड़ी नीचाई पे थे, तो उनको लगा कि शायद हम आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन हमारे जो योद्धा थे, हमारे जो सोल्जर्स थे, उन्होंने पूरी मेहनत की और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने अपनी जान पे खेल के कारगिल का युद्ध जीता और हम लोग कारगिल विजय हुए। तो ये थी सारी बातें रिलेटेड टू कारगिल। इसमें कौन कौन से मेन हीरोज़ थे आपके सामने यहाँ पे नाम है, आप देख सकते हैं। मेन हीरोज़ थे ये सारे, इन्होंने काफ़ी अच्छा एक तरह से कह सकते हो अपना सपोर्ट दिया था, जिस तरह की हमारी कारगिल जीत सके हम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दिवस, तो आपको ये याद रखना चाहिए। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, इसलिए इसको हम विजय दिवस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कारगिल पे हमारी लड़ाई की जीत हुई थी। तो सैल्यूट टू ऑल द सोल्जर्स, उन्होंने जितना भी किया हमारे लिए बहुत बढ़िया किया। और इसके अलावा अगर आप लोग कभी सोल्जर्स को ध्यान नहीं देते तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, जैसे हम बॉलीवुड स्टारों को इतना प्यार देते हैं, इतना कुछ देते हैं, क्रिकेटर को इतना प्यार देते हैं, उससे ज़्यादा प्यार डिजर्व करते हैं हमारे सोल्जर्स। तो आई लव यू इंडियन आर्मी एंड आई सपोर्ट यू ऑलवेज। रिस्पेक्ट, आपको हमेशा ध्यान रखना, इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट पार्ट। वो अपनी जान पे खेल के हमारी जान बचाते हैं। सो थैंक यू, इतना ही हम बताएंगे कारगिल के बारे में। अब हम अपनी पढ़ाई के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियन एजुकेशन सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंट में नेक्स्ट पार्ट। मैंने बताया था आपको टोटल 12-13 कमिटीज़ हैं, जिसका हमने शॉर्ट वीडियोज़ में आपको बताया हुआ है कुछ, और कुछ अभी अब बतानी रहती हैं, तो उनको हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किस किस के बारे में। हम पढ़ेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट, जो हमारी कंकरेंट लिस्ट आई थी उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट किस तरह से रहा था। इसके अलावा गनम कमेटी के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इन दोनों के बारे में आपको बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन सब्जेक्ट इन कंकरेंट लिस्ट। हमारी कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन सब्जेक्ट को किस तरह से ट्रीट किया गया था, किस तरह से उसके बारे में कुछ बातें कही गई थी, उसके बारे में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आ सकता है एग्जाम में, आप चाहे BEd की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों में ही ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो देखिए, बात कब की है? बात है ये ईयर 1976 की हम बात करेंगे, जहाँ पे एजुकेशन को माना गया था कंकरेंट लिस्ट में और बोला गया था ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस किस की, ये हमारी सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको बांटा कैसे गया था? इसको बांटा ऐसे गया था कि एजुकेशन पढ़ाना जो है उसको किस तरह से डेवलप करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी किसकी? स्टेट की। और स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेशंस रखने हैं या फिर जो स्टैंडर्ड सेट करने की, इस स्टैंडर्ड की पढ़ाई आपको हर स्टेट में करनी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो थी आपकी सेंटर की। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्यों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट क्या आया? दोनों की दोनों बातों को रखते हुए आगे जब हमने देखा कि एक एंट्री हुई अमेंडमेंट की, जिसको हम 42
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहते हैं, काफ़ी फेमस है, इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से अमेंडमेंट में आपको चेंजेस देखने को मिले थे एजुकेशन के रिगार्डिंग, तो उसकी बात थी यहाँ पे। इसकी एंट्री के बाद क्या किया गया, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की लिस्ट में जोड़ दिया गया एजुकेशन को, जैसे कि राइट टू एजुकेशन, ये चीज़ यहाँ पे एक तरह से हमने जोड़ दी गई यहाँ पे। और इसके साथ साथ सेंटर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई स्टेट के साथ साथ कि वो हर लेवल पे एजुकेशन को इम्प्रूव करे। क्लियर। पहले आपको दोबारा से एक बार रिपीट करते तो छोटी सी बात है, क्या पहले स्टेट का था एजुकेशन देखना और सेंटर का काम था कोऑर्डिनेट करना या फिर कोई स्टैंडर्ड सेट करना। लेकिन 42 अमेंडमेंट आने के बाद ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट बन गया, क्या, एजुकेशन, और सेंटर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई साथ साथ स्टेट के, और ये बोला गया कि उसको हर एजुकेशन लेवल पे इंप्रूवमेंट लानी है। क्लियर। बड़ा छोटा सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे गनम कमेटी। ये भी बहुत अच्छी कमेटी थी, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस कभी कभार आता है, लेकिन हाँ आ सकता है, इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो ये कब की बात है, ये बात तब की है 1993 की। आप में से काफ़ी लोगों की यहाँ पे बर्थ ईयर भी हो गई है ना, तो आपको याद रखने की बहुत ईजी तरीका है कि आप अपने बर्थ ईयर से याद कर सकते हैं। 1993 में गनम कमेटी आई थी, या फिर आप इसको NAM कमेटी भी बोल सकते हो, ननम कमेटी भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। इसकी रिकमेंडेशन थी वो देख लीजिए। देखिए इसकी सबसे पहले रिकमेंडेशन देती कि हमारी एक्सीलेंस है, जो हमारी एजुकेशन की एक्सीलेंस है उसको हम फ्लेक्सिबल करें, फ्लेक्सिबिलिटी रहे और ऑटोनोमस रहे, किसमें, हमारी एकेडमिक एक्सीलेंस में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हम एकेडमिक एक्सीलेंस दे सकें। इतना फ्लेक्सिबल हमारी एजुकेशन सिस्टम हो जिससे हमारी एक्सीलेंस एजुकेशन मिल सके। दूसरी बात बोली गई थी क्या, देखिए उस वक्त क्या था, काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आ रही थी और काफ़ी फेक यूनिवर्सिटीज़ भी आ रही थी, तो उन्होंने ये बोला था कि भैया रिस्ट्रिक्शन करो जो भी ये ग्रोथ हो रही है डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ की। जो ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अनचेक्ड है, जिनको हमें नहीं पता कि वो कैसे ग्रो कर रही है, कहाँ से आई हैं, उनको रिस्ट्रिक्शन करो, उनका लेवल कम करो। इसके बाद तीसरी बात इन्होंने क्या बोली थी, इन्होंने बोला था नेशनल कमीशन बनाया जाए हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए। यहाँ पे बात की गई थी रिसर्च की, ध्यान रखना इस पॉइंट का बात, इस कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा आता है, रिसर्च। रिसर्च के बारे में यहाँ पे बात की गई थी कि हायर एजुकेशन और रिसर्च दोनों के बारे में ध्यान दिया जाए, साथ के साथ टू रेगुलेट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और आपकी जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाए और एनकरेज किया जाए ताकि यूनिवर्सिटी सिस्टम में रिसर्च को लोग ला सके, मतलब PhD प्रोग्राम को शुरू किया जा सके, PhD प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दी जाए ताकि रिसर्च करें लोग, नए नए टॉपिक पर रिसर्च करें। तो इनका मेन फोकस क्या था, रिसर्च पे। तो आप समझ सकते हैं गनम कमेटी का मेन फोकस किस किस पे था, 3 बातों पे था। कौन कौन सी, एजुकेशन एक्सीलेंस को इंप्रूव करे, फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरा क्या था, दूसरा ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो रही है किसकी, डीम्ड यूनिवर्सिटी की, उनको कम किया जाए। जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बेखाम की बढ़ रही हैं उनको कंट्रोल किया जाए। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या, कमीशन बनाया जाए किस चीज़ पे, रिसर्च और हायर एजुकेशन पे, ताकि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च आ सके। ठीक। सो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, उम्मीद करते हैं आपको सब समझ आया होगा। सो दोस्तों ये दोनों कमेटी थी और साथ साथ हमने आज कारगिल दिवस के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस चॉइस को सीख सकें, इस नॉलेज को पा सकें। धन्यवाद, थैंक यू।